तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट मॉडल पेपर सीरीज़, जिसका हम कल स्टार्ट किए थे कोड ए में हमने सेशन ए सेशन बी दोनों सॉल्व कर लिया था, पर हमारा सेशन सी रह गया था, जिसके लिए हम लाए हैं आपके पास पार्ट 2, जिसमें हम बायो का फुल सॉल्यूशन देंगे। तो आइए सेशन से स्टार्ट करते हैं। सेशन सी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले 5 तक ऑप्शन वाले मिलेंगे हमारे पास। तो सेशन सी का जैसे पहला क्वेश्चन क्या है सेशन सी में कि कोशिका में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। इसमें बताना है कि कोशिका में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। ऑप्शन है माइटोकांड्रिया, या फिर केंद्रक, या फिर कोशिका द्रव, या फिर राइजोमस। तो इसका आंसर आ जाएगा कोशिका द्रव में होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसने बोला है कि पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है। कि पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एब्सिसिक अम्ल, या साइटोकिनिन, या ऑक्सिन, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एब्सिसिक अम्ल, इसके कारण ही पौधों की पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओजोन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु डैश से बने होते हैं, मतलब कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बने होते हैं ओजोन के अणु। तो हमारे पास जैसा कि पता है O3, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आप सभी को कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैविक आवर्धन क्या है। जैविक आवर्धन क्या है। तो हमारे पास जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 24 का आंसर किस में बोल रखा है कि खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हुए रसायनों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन और कारण वाला, तो जैसा कि आप सभी को पता है इससे पार्ट 1 में पहले भी हमने अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन जो थे हमने वो सॉल्व किए थे। तो इसमें भी हम आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो जैसा कि इसमें बोल रहा है कि पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, ठीक है, और पपीते के पौधों में केवल एक लिंगीय फूल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी सही है और ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। ये जो हमारा अब चैप्टर 8 है उससे आया है। चैप्टर 8 जो आनुवंशिकता चैप्टर है उससे आया है, जिसका पहले चैप्टर 9 हुआ करता था उसमें एक भाग कट चुका था। और इसमें हमारे पास जो आंसर है ये है कि ये वाला आंसर 26वें का, ठीक है, कि संतान में पुरुष और महिला माता पिता के समान आनुवंशिक योगदान प्रत्येक माता पिता के गुणसूत्र के समान विचरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी अलिंगीय होते हैं और 1 जोड़ी लिंगीय। जैसे कि आप सभी को पता है टोटल होते हैं हमारे अंदर 23 होते हैं। 23 में से सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 23 होते हैं। 23 में से क्या होते हैं 22 जो होते हैं वो अलिंगीय होते हैं, और जो एक होता है लिंगीय गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल रखा है कि ये होता है फिर युग्मक गठन अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि आणविक युग्म का उत्पादन होता है। एक अंगुणित शुक्राणु एक द्विगुणित युग्मनजन के उत्पादन करने के लिए अगुणित बिंब के साथ संलय करता है और युग्मनजन में प्रत्येक माता पिता के समान मात्रा में आनुवंशिक प्राप्त करता है। इस प्रकार निषेचन द्वारा द्विगुणित प्राकृतिक
को बरकरार रखता है। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है ना, इसमें टोटल आपको ये समझाना चाह रहा है ना कि संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। एक तो मादा से क्या होता है, मादा में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से एक जोड़ी अलिंगी होता है। तो फिर इसके बाद इसमें से एक आ गया, और पुरुष में भी 23 जोड़ी होते हैं, उसमें से एक अलिंगी होता है। तो दोनों मिल जाते हैं, तब जाके ये सुनिश्चित किया जाता है। तो जो उत्पन्न जो जनक है वो मादा है या फिर पुरुष है। ठीक है, मादा है या नर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, उत्सर्जी पादप से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ पे है। हमारा आंसर ये रहा यहाँ पर। नहीं सॉरी मैंने आपको कुछ हाथ छुड़वा दिया, सॉरी। ये इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा, लक्षणों की आनुवंशिकता के नियम किसने दिए और इसके प्रेक्षण के लिए अध्ययन किए गए जीव का नाम बताइए। मतलब ये हमारे चैप्टर 8 से ही आया है कि किसने दिया था लक्षण का। सबसे पहले तो हमें पता है लक्षणों की आनुवंशिकता का नियम गेगर मेंडल ने दिया था, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपने अध्ययन के माध्यम से विस्तारत के मूल सिद्धांतों को उजागर किया। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है मटर के पौधे वाला, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है हर बार। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, उत्सर्जी पादप से छुटकारा पाने के लिए पौधे किन विधियों का उपयोग करते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि पादप जो होते हैं वो किन विधियों का प्रयोग करते हैं उत्सर्जी। अब मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है वो सब आपको पता होगा। अब हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। हमारा 27 क्वेश्चन है, 27 का आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद जो बनता है O2 के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रियाओं में रंध्रों द्वारा निकासित की जाती है। कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो CO2 होता है उससे पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, और O2 बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं, और पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं। जो पौधों के अंदर जो जल होता है ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है तो उससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, उससे छुटकारा पा जाते हैं। और पौधों में निष्क्रिय पत्ती समय समय पर अलग होती रहती है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पौधों की पत्तियां जो होती है समय समय पर झड़ती रहती है। ऐसा इसलिए है, वो अच्छी पत्तियां नहीं झड़ती, वो निष्क्रिय पत्तियां होती है, इसलिए वो झड़ती रहती है। और उसमें ना अपशिष्ट पदार्थ, जो भी पौधों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसके अंदर संचित कर देते हैं, जिससे वो अपशिष्ट पदार्थ पौधों से बाहर निकल जाता है। और अगला पॉइंट बोल रखा है कि पौधों में अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद के रूप में विशिष्ट पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि ये गोंद का पेड़ है, एक्चुअली वो गोंद नहीं होता, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो पेड़ों के वहाँ पे रहता है। टहनियों पे भी निकल जाता है और नीचे भी निकल जाता है, जो ऐसे पेड़ का शेप रहता है यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे। और अगला पॉइंट है हमारे में कि पादप के कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं, और इसमें से बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में भी संचित रखते हैं। इनमें से आपको कोई चार लिख दोगे तभी भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आपको जितना पूछा गया है केवल और केवल उतना लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है 28 में बोल रखे एडिनल हार्मोन के स्रोत ग्रंथि का नाम बताइए। और जब एडिनल रुधिर में प्रस्तावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती हैं। तो मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक तो उस ग्रंथि का नाम बताना है और क्या अनुक्रिया होती है जब ये रिलीज़ होता है। तो इसका आंसर आ जाते हैं हम यहाँ पे कि एडिनल जो हार्मोन होता है ये अधिवक्ता ग्रंथि, किडनी के ऊपर यह ग्रंथि होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे किडनी के ऊपर होती है, वहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है, और जब ये रिलीज़ होता है तो हार्दिक की धड़कन बढ़ जाती है। देखो इसने बोल रखा है जब ये रुधिर में स्थापित होता है तो क्या अनुक्रिया होती है, हार्दिक की धड़कन बढ़ जाती है और पाचन तंत्र तथा त्वचा से रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और रुधिर की दिशा जो होती है हमारी वो कंकालीय पेशियों की ओर हो जाती है और श्वसन दर भी बढ़ जाता है। ठीक है, इनमें से आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का है, ये चारों लिखना होगा और एक ये लिखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इजी है।
और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम बनाना होगा। तो इसमें बोल रखा है पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। तो देखिए डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम का व्यू एक बार दिखा देती हूँ कि किस प्रकार बनेगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें कोई भी आपको 4 नाम मेंशन करने हैं। इसमें से अगर आप कोई भी 4 नाम मेंशन करके डायग्राम प्रॉपर्ली बना के, तो आपको 3 नंबर 100% मिल जाएंगे। और इसी के और में हमारे पास क्वेश्चन है कि हृदय, मानव हृदय का एक नामांकित आरेख यानी चित्र बनाइए। तो इसमें आपको हृदय का चित्र बनाना पड़ेगा। हृदय का चित्र किस प्रकार बनेगा, आइए देखते हैं। हृदय का चित्र जो है वो इस प्रकार बनेगा, जैसा कि आप सभी देख लें इसको। एक मिनट, जैसा कि आप सभी इसको देख लें, इसके नाम क्या क्या हैं। इस तरह आपको कोई भी 4 नाम मेंशन करनी है, कोई भी 4 कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको ये आता है, ये बना दो, ये आता है, ये कोई भी 4 नाम मेंशन कर दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अब आ जाता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एकल जीवों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों की को स्पष्ट कीजिए। कि इसमें हमें बताना है, ये चैप्टर 7, अब जो चैप्टर 8 था पहले वो 7 हो चुका है, तो उससे पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या बताना है, आइए देखते हैं। एक सेकेंड बस, आशा है आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें पहली विधि जो है एक कोशिका की विखंडन। विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसके जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे अमीबा। आपने देखा होगा जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और इससे क्या होता है, 2 टुकड़ों में टूटेगा, दोनों टुकड़े मिलके वृद्धि करके नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। इसी प्रकार अमीबा है, इसमें प्रोटोजोआ विखंडन में आ जाएगा। अमीबा और प्रोटोजोआ 2 एग्जाम्पल लिख दो या एक ही लिख दो, तभी भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगली विधि जो हमारे पास है वो खंडन है। खंडन में क्या होता है, एक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणार्थ स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर नए व छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है तथा अन्य टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या है, ये बहुकोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है, ये ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे, और ये टुकड़े जो है ना ये वृद्धि करके नए जीव में बदल जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, या इसे पुनर्जनन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने एकांकिक भाव के नए पौधे में जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षतिग्रस्त हो जाए या टूट जाए, तो कुछ जो टूटे हुए हिस्से हैं वो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा या फ्लोनेरिया। इसमें पता है क्या होता है, जैसे कोई कीड़ा है, मान लो ये कीड़ा है और ये ना चल रहा है, तो ये टूट गया, 2 भागों में टूट गया। ठीक है, ये जो टूटे हुए भाग है ना ये वृद्धि कर लेंगे। तो यही है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मुकुलन। जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्रणाली पुनर्जनन करने की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिका के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और ये उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। मतलब जैसे ये कोई जीव है हाइड्रा, इसमें यहाँ उभार हो जाएगा, जब ये वृद्धि करके तो फिर इसके बाद नए जीव में बदल जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसी से बना है, इसी से बना है ये जो नन्हा जीव है इसी से बना है। ठीक है, हमारे पास अब अगला पॉइंट है, अगला है हमारे पास कांकिक प्रावधान। इसका उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं। जैसे गुलाब की डंडी आपने देखी होगी, गुलाब की डंडी को लगा देते हैं तो मतलब गुलाब का पेड़ बन जाता है, तो वो ऐसा ही है, मतलब इसी से रिलेटेड है।
ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधे में उत्पन्न हो जाती है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे की क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पतन, कलम रोपण जैसे कायिक प्रावधान की तकनीक का उपयोग कृषि के लिए भी किया जाता है। जैसे गुलाब, गन्ना या अंगूर के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गन्ना जब लगाते हैं तो गन्ने का मतलब इतना छोटा छोटा हिस्सा, और गुलाब की भी अगर एक डंडी लगा देंगे ना तब भी गुलाब का फूल बन जाता है। तो इसी तरह आपको इसमें से 5 लिखने थे, आप 5 पॉइंट लिख देंगे तभी भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये 5 पॉइंट आशा है आपको समझ में आए होंगे। इसी के और में हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है कि इसने क्या रखा है कि ये है लास्ट क्वेश्चन कि गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। यह चैप्टर नंबर 7 से आया है। तो इसका क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर है तो यहाँ पे आंसर है यांत्रिक अवरोध। इस विधि में युग्मक के संलय को अवरुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए कंडोम के शीशन को ढकना शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकता है। इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। ये यौवन संचरित रोगों से हमारी सुरक्षा करता है या रक्षा करता है। ठीक है, अगला है हार्मोन असंतुलन। हार्मोन असंतुलन पैदा करने के लिए गोलियों का उपयोग किया जाता है और ये गोलियों का उपयोग करके गर्भ निरोधक विधि के रूप में कार्य कर सकता है। यह अंड के बनने के से रोकता है और निषेचन नहीं होने देता, पर इसके दुष्ट प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगला पॉइंट है कि गर्भाशय युक्तियाँ में क्या है। युक्तियों जैसे कि लूप तथा कोपर्टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जा सकता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। और जो तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास कि चौथा हमारे पास क्या है, चौथा है यदि पुरुष की शुक्र वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राशय के स्थानांतरण को रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य तकनीक के द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीकी भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य चिकित्सा से संक्रमण तथा दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके जैसा कि आप सभी को पता है, देख लीजिए हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। इसका जो पार्ट 1 है पहले ही हमने अपलोड कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया है कि सेशन ए और सेशन बी का फुल सॉल्यूशन करवाया है, और आज हमने कर लिया है सेशन नंबर सी। सेशन सी का इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन है। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर आप सभी को अगर इससे कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर